हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किस शहर में अपना सिल्क एक्सचेंज स्थापित करने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिलाधिकारी दीपक मीणा को एक जिला एक उत्पाद के तहत काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला। यह चावल किस जिले में उगाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ नगर में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली PDF डाउनलोड करनी है जैसे जनवरी, फरवरी या मार्च 2022 मंथ की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ से आप दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला? तो ये मिला है अटल टनल को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी जो है BS राजू को भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पशु चिकित्सा दिवस है ये हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अभी जो है AP अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की जो हज समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने? तो अभी जो है विजय सांपला ये फिर से अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ई-पेंशन सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये ई-पेंशन पोर्टल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस पर प्रदेश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को ईज ऑफ लिविंग यानी सुगम जीवन की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने पेंशनरों के लिए बनाई गई ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। ई पेंशन जो पोर्टल है ये सुविधा देने वाला जो उत्तर प्रदेश है ये देश का पहला राज्य बना। CM ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 31 मार्च को रिटायर हुए 1220 पेंशनरों के खाते में पेंशन भी हस्तांतरित की है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है ये देश का पहला राज्य बन गया है ई-पेंशन पोर्टल सुविधा देने वाला। अब दोस्तों, ये जो ई-पेंशन पोर्टल सुविधा है इसके माध्यम से जो रिटायर कर्मचारी होंगे उन्हें किस तरह का लाभ होगा? तो रिटायरमेंट से पहले 6 माह पहले ई-पेंशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पेंशन के पेपर रिटायर होने से 3 महीने पहले मिल जाएंगे। सारी प्रक्रिया ये ऑनलाइन होगी यानी पेपरलेस और कैशलेस। अब दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या है कि रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी है उनके 6 महीने पहले उन्हें इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसके बाद जो है सारी प्रक्रिया उनकी जो अगले 6 महीने होंगे उसमें चलती रहेगी और पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। इससे जो कर्मचारी होगा उसे किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे
कि उसकी जो पेंशन है वो कब शुरू होगी और क्या क्या उसमें कागजात आदि लगेंगे। तो ये सारी जो समस्याएं थी वो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। और इसके अलावा जो कई बार रिश्वत के भी मामले सामने आते हैं, तो इस तरह के जो रिश्वत के मामले हैं उनसे भी पूरी तरीके से छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से होंगी जो रिटायरमेंट होने वाला कर्मचारी होगा उन्हें। तो यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल को लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट योजना को सर्वप्रथम कहां पर लागू करने का निर्णय लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में इको टूरिज्म स्थलों का विकास करना और इसके साथ ही बेहतर प्रबंध करना होगा। इस योजना के तहत प्रदेश में पर्यटकों के लिए अयोध्या से वाराणसी तक आरामदायक बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ पर्यटन विभाग के होटलों में पंचकर्म और वेलनेस पैकेज की भी सुविधा दी जाएगी। पायलट योजना के तहत सबसे पहले इसे लखनऊ में लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रदेश में जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन होगा और इसके तहत जो है ये जो पायलट योजना है इसके तहत सबसे पहले इसे लखनऊ में लागू किया जाएगा, ऐसा जो है विचार किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है इसे कहाँ पर लागू किया जाएगा, तो लखनऊ में इसे लागू किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली इको पर्यटन विकास बोर्ड है इसका गठन किया जाएगा और सबसे पहले जो है लखनऊ में लागू होगा। तो लखनऊ के बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि लखनऊ है कहाँ पर। कई बार दोस्तों मैप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश का मैप और यहाँ पर है ये लखनऊ। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि कौन सा जिला है जो लखनऊ की सीमा को साझा नहीं करता है, लखनऊ की सीमा को टच नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको वो जिले ध्यान रखने हैं जो कि लखनऊ की सीमा को टच करते हैं। तो कौन कौन सा है, तो उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी, ऊपर की ओर सीतापुर और यहाँ पर हरदोई। तो ये सारे वो जिले हैं जो लखनऊ की सीमा को साझा करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के जिले से बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सोनभद्र है। ये जो सोनभद्र है ये देश के 4 राज्यों की सीमा को टच करता है और एकमात्र देश का ये ऐसा जिला है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश है, बिहार है, नीचे की ओर छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर है ये झारखंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों लखनऊ से रिलेटेड कुछ बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। दोस्तों लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको ध्यान रखना है। तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ ही ध्यान रखना है दोस्तों लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कांग्रेस के कौन कौन से हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 32वां अधिवेशन हुआ है, 32वां हुआ है, इसके अलावा आपका 15वां हुआ है और 50वां हुआ है। ठीक है, 32वां हुआ है, 15वां हुआ है और 50वां हुआ है। अब दोस्तों इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका 32वां अधिवेशन है। क्यों है, क्योंकि जो 32वां अधिवेशन है इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था कांग्रेस का। और ये अधिवेशन हुआ कब था, तो 1916 में ये हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2022 में जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी टीईटी, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है 32वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ, लखनऊ में कांग्रेस का 1916 में और अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने और इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP आपको ध्यान रखना है क्या है, तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी जो है लखनऊ का ODOP है, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके साथ ही ध्यान रखना है यूपी का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क ये कहाँ पर बनेगा, तो ये लखनऊ में बनेगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित अच्छे से ध्यान रखने हैं। पहला क्वेश्चन है 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ की रही, तो उत्तर प्रदेश की रही है। और जो झांकी उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत की गई थी 2022 में वो किस पर आधारित थी, तो बाबा विश्वनाथ की झांकी थी।
अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर जो है स्थापित की गई? तो ये लखनऊ में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। वन स्ट्राइक सेंटर, ये दोस्तों मथुरा उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ, तो इसका जो शुभारंभ है वाराणसी, ध्यान रखना है वाराणसी उत्तर प्रदेश से इसका शुभारंभ किया गया। और ये जो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना है, इसके तहत क्या है कि इसके तहत जो एससी समुदाय के छात्र हैं उन्हें फ्री में निःशुल्क IAS की कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर के लिए प्रदेश का पहला गरिमा गृह, ये कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ध्यान रखना है गोरखपुर में ये स्थापित हुआ। ये प्रदेश का पहला गरिमा गृह है ट्रांसजेंडरों के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित हुआ? तो दोस्तों अमृत सरोवर जो है देश का पहला कहाँ पर स्थापित हुआ? रामपुर, ध्यान रखना है रामपुर उत्तर प्रदेश में जो है देश का पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ये कहाँ पर है? तो जो ये ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है ये लखनऊ में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हरियाणा में होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा खेलो इंडिया 2022 के चौथे सीजन का मेजबान होगा। महामारी के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देरी हुई और अब जून के दौरान आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में आयोजित किए जाते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और वर्ष 2019 में, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है कि दोस्तों वर्ष 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो नाम है ये बदल करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया गया। दरअसल दोस्तों क्या है कि जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका नाम पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो स्कूली छात्र हैं उनमें खेलों को के प्रति जो है प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए शुरू किए गए थे, लेकिन बाद में जो है इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स नाम से दे दिया गया। तो ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो चौथा सीजन है इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया जा रहा है? तो हरियाणा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक समय पर लहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमारे देश भारत ने। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बिहार के भोजपुर में, ये जगह ध्यान रखनी है, अगर राज्य पूछा जाए बिहार, और बिहार में कहाँ पर? भोजपुर में। वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। भारत ने इतिहास रचा और एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अब दोस्तों इससे संबंधित एक बात ध्यान रखनी है कि इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था, यानी सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, तो ये था पाकिस्तान के नाम पर। और पाकिस्तान ने इससे पहले जो है लगभग 18 साल पहले ये रिकॉर्ड बनाया था और एक साथ 56,000 पाकिस्तानियों ने लाहौर में एक अवसर पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है और हमारे देश भारत ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा और भारत में जो है एक साथ 78,220 झंडे लहराए गए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। ठीक है, कहाँ पर? तो ध्यान रखना है बिहार के भोजपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिया ने। टैलिन एस्टोनिया में, ध्यान रखना है एस्टोनिया में, टैलिन में नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने लॉक्ड शील्ड 2022 का आयोजन किया, जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव
फायर साइबर रक्षा अभ्यास है। कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को संक्षिप्त रूप से CCDCOE में जाना जाता है। इस वर्ष के अभ्यास का विशेष महत्व है क्योंकि यह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से साइबर हमलों के बढ़ते खतरे के बीच हो रहा है। साइबर विशेषज्ञ बड़े पैमाने पर साइबर हमले में राष्ट्रीय नागरिक और सैन्य IT प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का अभ्यास करते हैं। दरअसल दोस्तों, साइबर जो अभ्यास है ये होता क्या है और साइबर हमला होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि जो सबसे बड़ा दुनिया का साइबर अभ्यास है ये एस्टोनिया में आयोजित किया गया। दोस्तों, साइबर जो युद्ध है होता क्या है? दोस्तों, साइबर जो युद्ध है ये एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से युद्ध लड़ा जाता है। दरअसल क्या है कि युद्ध कई तरह के होते हैं, जैसे टैंक आदि है, मिसाइल्स आदि है, या फाइटर जेट्स जो है इसके माध्यम से युद्ध लड़ी जाती है। ये फिजिकली रूप से युद्ध लड़ी जाती है। लेकिन जो साइबर युद्ध होता है इसमें फिजिकली रूप से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, यानी इसमें जो टैंक है, सेना है, या इसके अलावा जो फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये जो युद्ध है ये कैसे लड़ा जाता है? इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से। इसमें क्या होता है, इसमें जो देश है, जो साइबर युद्ध होता है उसमें ये क्या करते हैं, किसी भी देश की जो वेबसाइट्स हैं, जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनको ठप कर देते हैं और उनके जो कंप्यूटर होते हैं दूसरे देशों के, उनकी जासूसी करते हैं। और ऐसा कैसे करते हैं ये? तो वायरस जो है भेजे जाते हैं, इस माध्यम से जो वेबसाइट है उसे बंद किया जाता है और जो सरकार है दूसरे देश की, उसके उद्योग जगत को जो है पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया जाता है। इस युद्ध से दोस्तों बचाव के लिए जो कई सारे देश हैं वो वेबसाइट को ब्लॉक करने, साइबर कैफ़ों में गश्त लगाने, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर निगरानी रखने और इंटरनेट गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए हज़ारों की संख्या में साइबर पुलिस भी तैनात रखती है। अब जैसे चीन है, ये जो है ये सारी जो साइबर पुलिस है उसे तैनात रखती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर ये आपको समझ में आया कि साइबर युद्ध क्या होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी तक जो हमारे देश में सैन्य अभ्यास होते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि सैन्य अभ्यास जो है, सैन्य अभ्यास यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इस देश के साथ किया जा रहा है। तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये आयोजित क्यों किया जाता है? तो जो सेना होती है वो पूरी तरीके से जो है तैयार रहती है युद्ध के लिए, और जो देश की सैन्य सामग्री है उसे भी जो है पूरी तरीके से तैयार रखा जाता है। तो इसीलिए सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किए जाते हैं। तो इसी तरह से जो साइबर युद्ध है इसके लिए पूरी तरीके से हमारी जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो लोग हैं वो तैयार हैं या नहीं है, तो इसका अभ्यास जो है इसमें किया जाता है। जिस तरह से सैन्य अभ्यास किए जाते हैं उसी तरह से साइबर अभ्यास भी किया जाता है, साइबर युद्ध के खतरे को देखते हुए। तो अभी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास आयोजित किया गया, कहाँ पर? टैलेन एस्टोनिया में। और ऐसा क्यों किया गया? तो ये इस बार महत्व इसलिए है क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और युद्ध भी चल रहा है। तो इस दौरान जो है साइबर हमलों के खतरे ज़्यादा नजर आए और इसी दौरान जो है एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास आयोजित किया गया। तो अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि साइबर अभ्यास होता क्या है। ठीक है, तो साइबर युद्ध से बचने के लिए, पहले से ही तैयार रहने के लिए साइबर अभ्यास का आयोजन जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित भारत का पहला राज्य बन गया। MTS परियोजना का उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास की निरंतरता सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र है ये भारत का पहला राज्य बन गया है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है विकसित करने वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित कुछ बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी जो है ये कहाँ पर स्थापित हुई? तो दोस्तों ये शुरू हुई है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखना है पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये लातूर महाराष्ट्र में स्थापित है। और ये है किसकी? तो ध्यान रखना है डॉक्टर
बाबा साहेब अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ पर शुरू की गई? तो मुंबई में। मुंबई में जो है देश की पहली वाटर टैक्सी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो है ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो रेडियो चैनल का नाम ध्यान रखना है आपको पहले, तो रेडियो अक्ष के नाम से, रेडियो अक्ष के नाम से जो है ये रेडियो चैनल है। लॉन्च कहाँ पर हुआ? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नागपुर में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में ये लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन, देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है उद्घाटन हुआ। अगला क्वेश्चन, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, यहाँ पर क्रूज सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका जो दोस्तों सम्मेलन है ये मुंबई में आयोजित हुआ। ठीक है, मुंबई में ये आयोजित हुआ। अगला ध्यान रखना है, खावती ऋण योजना कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है खावती ऋण योजना। अगला है मानसी वसुंधरा, दोस्तों मांझी वसुंधरा होगा यहाँ पे। मांझी वसुंधरा अभियान जो है कहाँ से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, अच्छे से ध्यान रखने हैं, आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। दोस्तों विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो ये हर साल आखिरी शनिवार को, अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष ये 30 अप्रैल को पड़ा है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस की थीम क्या रही? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, स्ट्रेंथिंग वेटरनरी रेजिलेंस 2022 की थीम रही विश्व पशु चिकित्सा दिवस की। विश्व पशु चिकित्सा संघ का मुख्य उद्देश्य पशु स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और पशु सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को मिटाना है। सन 2001 में विश्व पशु चिकित्सा संघ ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाना शुरू किया, जबकि दोस्तों विश्व पशु चिकित्सा दिवस का अगर इतिहास देखा जाए तो 1863 से ये शुरू होता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 2001 में जो है विश्व पशु चिकित्सा संघ ने ये दिवस शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, सलीम घोष का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो सलीम घोष हैं ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इमेज में देख सकते हैं ये सलीम घोष थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। अभिनेता सलीम घोष का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने सन 1978 में फिल्म स्वर्ग नरक से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने चक्र 1981 में, सारांश 1984 में, मोहन जोशी हाजिर हों 1984 और कई अन्य फिल्मों में काम किया। उन्होंने श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज भारत एक खोज में राम, कृष्ण और टीपू सुल्तान की भूमिका निभाई है। तो दोस्तों ये काफ़ी चर्चित अभिनेता थे, काफ़ी बड़े अभिनेता थे, तो ध्यान रखना है इनका नाम। सलीम घोष कौन थे? ये एक अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है इसका जिला है सांबा। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। जिले के सभी बीडीओ कार्यालयों में 11 से 21 अप्रैल तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा आयोजित एक विशेष पंजीकरण अभियान के समापन के बाद जिले ने यह उपलब्धि हासिल की है। अभियान का उद्देश्य जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत सभी परिवारों को कवर करना था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला ऐसा जिला कौन सा बन गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो है 100% घरों को कवर करने वाला। तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला ये बन गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया? तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह पर लिखी गई पुस्तक अमित शाह अनि भजापची वच्चल का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है देवेंद्र फडणवीस ने। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अमित शाह पर एक पुस्तक का विमोचन किया है जो कि मराठी है और इसका नाम क्या है? तो अमित शाह अनि भजापची वच्चल इस पुस्तक का शीर्षक है। ये दोस्तों जो पुस्तक है ये अमित शाह और द मार्च ऑफ बीजेपी पुस्तक का एक मराठी संस्करण है। इस पुस्तक को ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। पुस्तक मूल रूप से डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है और इसका मराठी में अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर ज्योत्सना कुल्हाटकर ने इसका मराठी में अनुवाद किया। यह पुस्तक अमित शाह के जीवन और राजनीतिक यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है और भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाने में उनका योगदान का विवरण देती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है अमित शाह के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक अमित शाह अनि भजापची वच्चल।
इसका विमोचन किसने किया? तो देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इसका विमोचन किया। और ये जो पुस्तक है ये एक मराठी पुस्तक है। तो दोस्तों ये थे 2 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, झारखंड। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग किस शहर में किया गया? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।